फ्रेंड्स, आपका लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे तथा जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और इस क्लास को देखने से पहले इससे रिलेटेड जो थ्योरी का क्लास लिया गया है पहले उसे आप जाकर देख लें। वो इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाला हुआ है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो देखा जाए है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से महत्वपूर्ण पहलू है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होता है जिसमें पूंजी एवं पूंजीपतियों का आधिपत्य होता है। उसके बाद बात की जाए स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र तो होता नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होता है जिसमें बात की जाए निजी एवं सार्वजनिक दोनों का मिश्रण होता है, वही मिश्रित अर्थव्यवस्था करता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, उदारवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती है। उदारवादी में खास करके इसमें क्या होता है, उत्पादन के साधनों, वितरण और धन के विनिमय पर मुख्यतः निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है, वही उदारवादी में आता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद 2 में है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है जिसमें सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व रहता है। क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था किससे मिलकर बना होता है, एक निजी क्षेत्र और सरकारी। तो सरकारी में समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गया जिसमें क्या होता है, समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन और नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है, यही समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में आता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सरकारी एवं निजी क्षेत्र में। ऑप्शन अगला देखेंगे, क्वेश्चन 3 में कह रहा आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो आर्थिक दृष्टि से भारत की जो गिनती होती है वह विकासशील राष्ट्र के रूप में होता है, ना ही पिछड़े राष्ट्र में, ना ही विकसित राष्ट्र में। विकसित में जैसे अमेरिका हो गया, ना ही अर्धविकसित में। चौथा देखा जाए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का सकल उत्पादन में वह तृतीय क्षेत्रक सबसे अधिक करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में शुरुआती में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था, लेकिन अभी जो है सकल घरेलू यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का है। प्राथमिक क्षेत्र कौन हो गए, द्वितीय क्षेत्र कौन हो गए? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आ गए कृषि हो गए, वानिकी हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य हो गया, खनन हो गया, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में कौन आते हैं, इसमें निर्माण, विनिर्माण तथा विद्युत, ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में परिवहन, बैंकिंग, बीमा, संचार, व्यापार, ये सभी तृतीय के क्षेत्र में आते हैं। तो इसका चौथा का सही जवाब हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आयात और निर्यात शून्य हो जाता है तथा उसका शेष विश्व के शेष देशों के साथ कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं होता। तो इस चारों ऑप्शंस में से क्या हो जाएगा, ना तो निर्यात होता और ना ही आयात होता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 6 में, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। अभी चर्चा किए कि वह अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व के साथ कोई संबंध नहीं होता है और उसका आयात निर्यात बंद होता है, वही बंद या समृद्ध अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में देखेंगे, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, भारत को किस रूप में परिभाषित किया जाए। एक में है कि एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बी में एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, कुछ समय के लिए आप इसे सोच सकते हैं। सी में एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, अगर व्यापार अत्यधिक होता तो स्वाभाविक सी बात है भारत में जिस तरह से बेरोजगारी व्याप्त है वह व्याप्त नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, अगर पूंजी अभी अधिक होता तो भारत के लोग बेरोजगार नहीं होते, और इस बेरोजगारी के कारण जो गरीबी और धनी का जो फासला हो गया है, वर्ग संघर्ष का जो स्थिति पैदा हो गई है, वो नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। एक श्रम आधिक्य वाली, इसका अगर एक झलक देखने को है तो आप किसमें देख सकते हैं, अदृश्य या परछन बेरोजगारी में, जिसमें क्या होता है, श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से अधिक होती है और जब उससे हटा भी दिया जाता है तो उसकी उत्पादकता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन बी इसका पर्याप्त है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है
अत्यधिक श्रम वाली अर्थव्यवस्था है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जितना भारत का जो जनसंख्या है उस अनुरूप में यहाँ के में उपस्थित संसाधनों का प्रयोग नहीं किया गया, यानी मानव शक्ति का जो समुचित प्रयोग है मौजूद संसाधनों के अनुरूप नहीं किया गया है। तो ऑप्शन बी पर्याप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में देखा जाए क्या है, किस देश की आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार का आकार पर, और डी उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा उपर्युक्त। प्राकृतिक संसाधन पर भी डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र में उस देश में कितना प्राकृतिक संसाधन है। जितना प्राकृतिक संसाधन होगा वहाँ पर कार्यरत लोगों का रोजगार मिल पाएगा। पूंजी निर्माण, पूंजी अत्यधिक रहेगा तब लोगों में बेरोजगारी की कमी होगी, लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे, जिस बेरोजगारी के कारण धनी वर्ग और निर्धन वर्ग का जो फासला हो गया वह कम होगा। बाजार का आकार भी होना जरूरी है। अगर बाजार का आकार बड़ा रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है रोजगार का सृजन होगा। तो ऑप्शन डी पर्याप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 9 में है, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण क्या क्या अर्थ। वैश्वीकरण एक मतलब वह समाज है जिसमें विश्व के बहुत सारे देश मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या होता है वस्तुओं का विनिमय होता है, एक जगह का पूंजी दूसरे जगह में जाता है। तो यह जो विश्व स्तर पर विश्व के बहुत सारे देश शामिल होकर जो गतिविधियां होता, आर्थिक गतिविधि होता, उसमें वो शामिल किया जाता। तो ऑप्शन ए में है कि अर्थव्यवस्था का एकीकरण। हाँ, ग्लोबलाइजेशन में हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का एकीकरण जरूर है, लेकिन क्या सिर्फ अर्थव्यवस्था का एकीकरण कहना उपयुक्त है? तो नहीं। अर्थव्यवस्था तो ठीक है, जो आर्थिक गतिविधि होता है वह एक दूसरे देश में किया जाता है, एक देश के दूसरे देश के साथ। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती है जो क्या होता है एक देश का दूसरे देश के साथ आदान प्रदान होता है। तो वित्तीय बाजार का एकीकरण हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ वित्तीय बाजार है, यानी पैसों का संबंधित आदान प्रदान है, यह भी नहीं कह सकते। इसी में घरेलू व्यवस्थाओं को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यानी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक व्यवस्था के साथ एकीकरण, हाँ ये कुछ समय के लिए हो सकता है। अर्थव्यवस्था का विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो 9 का पर्याप्त आंसर होगा सी। कह रहा है कि घरेलू अर्थव्यवस्था यानी कोई भी देश है, अगर घरेलू अर्थव्यवस्था क्या हो गया, यानी उस सीमा उस क्षेत्र के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, वही हो गया घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यानी विश्व के अन्य देशों के साथ क्या करना, एकीकरण करना। तो वही पर्याप्त आंसर होगा। 10 में देखा जाए वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए में वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, विश्व में एकल एज करेंसी लागू करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा नहीं कि वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना। बी में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को, यह पर्याप्त है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाधाएं हैं अगर उसको समाप्त किया जाए ताकि क्या हो सके, वह जो समाज तैयार किया गया है किसके लिए, कोई भी देश के घरेलू अर्थव्यवस्था का किसी दूसरे देश विश्व के अन्य देशों के साथ जो एकीकरण का जो प्रक्रिया बनाया गया वह क्या हो, समुचित एवं सुदूर रूप से वो चल सके। इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाधाएं हैं उसको समाप्त करने का एक अभिप्राय है, ताकि क्या करे, एक देश अन्य देश से जुड़ सके। 11 में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है तो बाह्य ऋण को बढ़ाना। क्या भारतीय वैश्वीकरण का सिर्फ यही उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं। भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना। तो हाँ, इस वैश्वीकरण में से एक जरूर यह है कि करना, लेकिन सिर्फ पर्सनली अगर यह है तो यह गलत होगा। तीसरा है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम करना। ऑप्शन नंबर सी इसका पर्याप्त होगा। और डी में क्या है कि आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रमों को त्याग देना। ऐसा नहीं है कि आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रम को त्याग दिया जाएगा। सी में कह रहा है कि दूसरे देश के साथ आर्थिक संबंध पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम करने की कोशिश करना, कि जो भी प्रतिबंध लगा हुआ उसको कम किया जा सके ताकि क्या हो, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया जा सके। 12 में यह कह रहा है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। हम आपको चर्चा किए थे जब इसकी क्लास हम लोग किए थे
गरीबी एवं बेरोजगारी भी उसमें हम बताए थे कि जो भारत की जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या 58.7% वह कृषि कार्यों में लगी हुई है। यानी कह रहा है कि श्रम शक्ति का कितना प्रतिशत कृषि भाग में, तो यह हो जाएगा 54%, इसका पर्याप्त आंसर। 13 में देखा जाए क्या है। 13 में भारत में अधिकतर बेरोजगारी। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी किसके तहत है। ऑप्शन ए में तकनीकी, यानी तकनीकी के कारण, चक्रीय के कारण, संघर्षणात्मक के कारण, संरचनात्मक के कारण। ये तकनीकी किसके अंतर्गत आता था, यानी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के कारण पुराने कारीगरों में अपेक्षित कुशलता नहीं रहती थी, यह संरचनात्मक के सापेक्ष में उत्पन्न हुआ था। और चक्रीय में क्या था, चक्रीय बेरोजगारी में अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की दर में जो चक्रीय उतार चढ़ाव था, उस चक्रीय उतार चढ़ाव में कौन कौन सा था, जिसमें हम लोग देखें आर्थिक सुस्ती, आर्थिक मंदी, आर्थिक तेजी और आर्थिक पुनरुत्थान। ये जो 4 चक्र था वह क्या था, चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत में आ रहा था। घर्षणात्मक में क्या हम लोगों ने देखा, यानी फ्रिक्शनल बेरोजगारी, यानी एक रोजगार को छोड़कर जब कोई व्यक्ति या कोई श्रमिक या कोई लोग जब एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाते हैं तो उन दोनों के बीच के अवधि में जब वह जो कुछ समय के लिए बेरोजगार रहते हैं, अर्थात दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने पर दोनों में परिवर्तन के कारण जो कुछ समय के लिए रोजगार रहता हुआ घर्षणात्मक कहलाता है। और डी में संरचनात्मक। और संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत में टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के कारण, यानी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के फलस्वरूप पुराने कारीगरों में अपेक्षित कुशलता नहीं रहती है। और इसी में देखे थे कि पैटर्न में परिवर्तन के कारण कुछ उद्योग बंद भी हो गए हैं, जिसके कारण श्रमिकों को उद्योग से बाहर कर दिया गया। तो भारत में जो अधिकतर यही संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है इस चारों ऑप्शंस में। नेक्स्ट देखा जाए 14, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करते हैं। तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, नीति आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, NSSO द्वारा और यूएनओ द्वारा। तो यह जो होगा NSSO के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या क्या था, बेरोजगारी के आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में देखेंगे हम लोग, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, किस प्रकार की किस्म पाई जाती है, ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगार, संरचनात्मक बेरोजगारी, इनमें से सभी। तो भारत में क्या होता है, यह तीनों पाया जाता है। चक्रीय बेरोजगारी क्या हो गया, हम अभी इसकी चर्चा किए, यानी आर्थिक विकास दर में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण जो उत्पन्न बेरोजगारी है। संरचनात्मक बेरोजगारी में टेक्नोलॉजी परिवर्तन के कारण और पैटर्न परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होता है। ग्रामीण रोजगार में हम लोगों ने देखा कि जो ग्रामीण बेरोजगार हैं वह गांवों में सबसे अधिक 58.77% कृषि पर आधारित हैं, शेष गैर कृषि पर आधारित है, जिसमें बढ़ई, लोहार और कुछ जो बचे हुए हैं वह किसी दूसरे के खेतों पर या दूसरे के यहाँ काम कर कर कार्यरत हैं। तो यह तीनों बेरोजगारी व्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 में, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी को प्रधानता देखने को मिलती है। तो हम लोग चर्चा किए थे कि मुख्यतः कृषि ग्रामीण क्षेत्र में 2 प्रकार की बेरोजगारियाँ होता है, जिसे पहला था अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी और दूसरा था मौसमी बेरोजगारी। तो आप इस चारों ऑप्शंस में देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो हो जाएगा इसका अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसी को कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी भी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। घर्षणात्मक बेरोजगारी, इसका हम लोग चर्चा किए कि आर्थिक विकास की दर में जो चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण जो बेरोजगार उत्पन्न होता है बेरोजगारी, वही घर्षणात्मक बेरोजगारी। ये वो चक्रीय का हम बता दिए कि घर्षण उतार चढ़ाव। घर्षणात्मक में देखा जब एक व्यवसाय को छोड़कर जब दूसरे व्यवसाय में जाता है तो उन दोनों के बीच के समय में वह व्यक्ति जितने समय के लिए क्या होता है, कुछ समय के लिए जो बेरोजगार होता है वही कहलाता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। और खुली बेरोजगारी के अंतर्गत में आ गया जो भारत में जो शहरी बेरोजगारी है उसको हम लोग खुली बेरोजगारी भी कह सकते हैं।
खुली बेरोजगारी इसलिए क्योंकि शहरी क्षेत्र में रोजगार दफ्तरों के पंजीकृत की व्यवस्था की गई है। संरचनात्मक में हम लोग देख ही लिए। संरचनात्मक में क्या है, एक टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के कारण और पैटर्न में परिवर्तन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी। 17 है, कृषि में बेरोजगारी के स्वरूप देखने को मिलता है। कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी? ए है संरचनात्मक बेरोजगारी, ये नहीं होगा। घर्षणात्मक बेरोजगारी, यह भी नहीं होगा। मौसमी बेरोजगारी, हाँ ये होगा। तो कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः दो प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलता है, एक अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी और दूसरा मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी वह है जिसमें श्रमिकों को मौसम के अनुसार काम मिलता है और मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक या कार्यरत किसान एक फसल की बुआई करने के बाद वह मुख्यतः 5 से 4 महीना वह क्या होते हैं? बेरोजगार रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 18 में, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? प्रच्छन्न बेरोजगारी की चर्चा भी हम लोग कर रहे थे, जिसे अदृश्य बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का ऑप्शन ए में काम करने का इच्छुक होना, काम न मिलना। तो यह क्या हो जाएगा? अगर आप इसको देखेंगे तो यह वो जो हो जाएगा खुली एवं अनैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत में। काम के लिए इच्छुक होना, काम न मिलना, पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, यह भी नहीं होगा। विशाल श्रमिक शक्ति का नियोजन करने के लिए पूंजी संरचना का अपर्याप्त होना, आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत रखना। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में यही होता है, आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत रखना, यानी कार्यरत श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से अधिक होती है। अगर इन श्रमिकों को, कुछ श्रमिकों को हटा दिया जाए तो उसकी उत्पादकता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही कहलाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना और उसे हटा देने के बाद उसकी उत्पादकता पे कोई भी शून्य प्रभाव पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में देखा जाए, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अदृश्य बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी उपर्युक्त दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में देखा जाए, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बन गई है? तो वह जो है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी वह समस्या है जिसमें पढ़े लिखे लोगों को क्या रोजगार ना मिल पाना, यही शिक्षित बेरोजगारी कहता है। क्योंकि ऐसे श्रमिक जिनके प्रशिक्षण में बड़ी मात्रा में संसाधन का उपयोग किया जाता है और इन श्रमिकों की कार्य दक्षता अन्य श्रमिकों से अधिक होती है और भारत में यह सबसे अत्यधिक देखने को मिल रहा है शिक्षित बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में देखा जाए क्या है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। तो आपको हम बता दें कि प्रच्छन्न बेरोजगारी यह मुख्यतः कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों से। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 डी हो जाएगा। बी विनिर्माण क्षेत्र से नहीं, शहरी क्षेत्र से नहीं। तो शहरी क्षेत्र से अगर बात की जाए तो कौन से बेरोजगारी हैं? एक औद्योगिक बेरोजगारी और दूसरा शिक्षित बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? पूछ रहा है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। संरचनात्मक बेरोजगारी समझिए कि क्या होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसमें टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के फलस्वरूप पुराने कारीगरों में अपेक्षित कुशलता नहीं रहती है। दूसरा, पैटर्न में परिवर्तन के कारण कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं और श्रमिकों को उद्योग से बाहर कर दिया जाता है, यही संरचनात्मक बेरोजगारी है। तो पहला है अस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग की अवनति, तो बी नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा। कच्चे माल की कमी, यह भी नहीं। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो आप अगर परिभाषा को ध्यान से समझेंगे तो वह क्या कर पाता है? मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाता है टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के कारण। तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता होता है, उसका ऑप्शन डी पर्याप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई गई? अभी चर्चा हम लोग किए कि शहरी क्षेत्र में 2 प्रकार के हैं बेरोजगारी, पहला औद्योगिक बेरोजगारी और दूसरा शिक्षित बेरोजगारी। अब आप देखिए ऑप्शन 1 में शिक्षित बेरोजगारी यह होगा, बी में मौसमी बेरोजगारी यह ग्रामीण बेरोजगारी के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में आ जाता, प्रच्छन्न यह भी ग्रामीण के क्षेत्र में आ जाता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम लोग अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं या छिपी हुई बेरोजगारी, जहाँ क्या होता है ऑप्शन ए में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, बी करा वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, सी करा श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है और डी है श्रमिकों की उत्पादकता कम होती है। तो इस चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, ऐसा कुछ इसमें बात नहीं किया गया है। इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसमें
कार्यरत श्रमिकों की संख्या में आवश्यकता से अधिक होना, यानी जब उसे निकाल दिया जाए तो उसकी उत्पादकता पे कोई भी प्रभाव ना पड़ना। तो ऑप्शन बी में वैकल्पिक रोजगार, यह भी नहीं। श्रम की जो श्रम का सीमांत उत्पादकता होता है वह शून्य होता। शून्य इसलिए होता है क्योंकि उसे निकाल दिए जाने पर भी क्या होता है, उसकी उत्पादकता पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, शून्य होता। तो ऑप्शन सी पर्याप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में देखा जाए, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन ए में मौसमी बेरोजगारी, तो मौसमी बेरोजगारी यह मुख्यतः मौसम के साथ में जो परिवर्तन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी होता है वही मौसमी बेरोजगारी कहता है। एग्जाम्पल जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक या कार्यरत किसान जो एक फसल को उपजाने के बाद यानी एक फसल की बुआई करने के बाद 4 से 5 महीने उनको बेरोजगार रहना पड़ता है। प्रच्छन्न की बात की जाए तो यह भी अदृश्य बेरोजगारी है, जिसमें क्या होता है, आवश्यकता से अधिक कार्यरत लोगों की संख्या या श्रमिकों की संख्या, अगर जिसे हटा दिया जाए कुछ को, जिस हटाने पर भी उत्पादकता पे कोई भी फर्क ना पड़ता हो। शैक्षिक बेरोजगारी में क्या है, तो यही हो गया शैक्षिक बेरोजगारी, ऑप्शन डी, जिसमें क्या होते हैं, स्नातक और स्नातक डिग्री वाले नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगला देखेंगे 26 में, करा बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिलता। यानी करा हुआ कौन सा बेरोजगारी है, जिसमें वर्ष में कुछ महीनों के लिए बेरोजगार नहीं मिलता। शिक्षित बेरोजगारी में, शिक्षित में तो वह पढ़े लिखे लोग को मिल ही नहीं पाता है। संरचनात्मक में टेक्नोलॉजी और पैटर्न के परिवर्तन के कारण क्या होता है, श्रमिकों को उद्योग से बाहर कर दिया जाता है। और संरचनात्मक तो देख ली। मौसमी में क्या होता है, यही मौसमी बेरोजगारी, इस मौसम के परिवर्तन के अनुसार उनको क्या करना पड़ता है, कार्य मिलता है, काम करना पड़ता है, जो मुख्यतः ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत में आता है, जिसमें हम लोग ज़्यादातर जो श्रमिक होते हैं या कार्यरत किसान होते हैं वह प्रायः एक फसल की बुआई करने के बाद 4 से 5 महीना उनको क्या करना पड़ता है, बेरोजगार रहना पड़ता। तो यही मौसमी बेरोजगारी पर्याप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी के नाम से जाना जाता, और इस चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी को निम्न में से किसकी एक विशेषता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी, उद्योग की व्यवस्था, व्यापार की व्यवस्था, कृषि की, यातायात की। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कृषि, क्योंकि यह क्या है, ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत में प्रच्छन्न बेरोजगारी आता है, जिसमें अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 में, निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। तो आपको हम बता दें, गरीबी रेखा का निर्धारण वह नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया जाता है, और वह क्या होता है, मॉस्फी के नाम से जाना जाता है। वही क्या करता है, गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। अगर गरीबी रेखा की बात की जाए तो गरीबी रेखा है क्या, तो गरीबी रेखा वह रेखा है जो प्रति व्यक्ति को औसत मासिक व्यय को व्यक्त करती है, जिसके द्वारा लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 में, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। आपको हम बता दें, नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग नहीं, योजना आयोग के द्वारा जो सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था, उस सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन जब 2004 में किया जाता, वह अपना रिपोर्ट 2009 में सौंपता, और उसके अनुसार बताया गया था कि सबसे अधिक गरीबी छत्तीसगढ़ में और सर्वाधिक जनसंख्या यूपी को बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 31 में, अल्प विकसित देश में गरीबी का मुख्य कारण है। तो अल्प विकसित देश में गरीबी का क्या कारण है। ऑप्शन ए में कह रहा है स्वैच्छिक निष्क्रियता, बी में कह रहा है आय में असमानता, सी में कह रहा है सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, लोगों में बौद्धिक। तो अल्प विकसित में मुख्यतः जो कम विकसित होते हैं, आय में बहुत असमानता होता है, तो ऑप्शन बी पर्याप्त होगा। नेक्स्ट 32 में देखेंगे, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। निर्धनता यानी कहने का मतलब गरीबी का स्तर का आकलन किस माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन ए में विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, ऐसा नहीं है। परिवार की औसत आय के आधार पर, ऐसा भी नहीं। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश में मिलन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। अभी हम लोग चर्चा किए कि जो गरीबी रेखा है, निर्धनता का जो है
मुख्यतः जो आकलन किया जाता है प्रति व्यक्ति के औसत मासिक व्यय से किया जाता है। तो परिवार का उपभोग व्यय से ही उसका आकलन किया जाता है कि वह प्रति व्यक्ति कितना क्या कर रहा, उपभोग के साथ में वह व्यय कर रहा है, यानी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में वह कितना खर्च कर रहा हो, जिसके द्वारा विभिन्न 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 लोगों के द्वारा, शासियों के द्वारा इसका आकलन लेकर आया था। नेक्स्ट 33 में देखेंगे, करा मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ किया। आपको बता दें कि गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए। उन कार्यक्रमों में से एक 20 सूत्री कार्यक्रम था जो 1982 में चलाया गया था। इसमें 20 लक्ष्य रखा गया था। तो यह आपको, अब आप ध्यान करिए, 82 का रहा, 76 में इंदिरा गांधी रहती है, 78 में हटती है, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई का आता है, फिर 2 साल तक रहता है, 2 साल बाद फिर इंदिरा गांधी की सरकार आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो आपको हम बता दें कि अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है, यह उड़ीसा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सूचांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए में मानव विकास सूचांक, बी में है लिंग असमानता सूचांक, डी में है मानव गरीबी सूचांक और डी में है बहुआयामी गरीबी सूचांक। करा गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे अत्यधिक जो बहुआयामी गरीबी सूचांक है वह कौन सा है, वह है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। यह क्या था, यानी यह जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक था यह मुख्यतः ऑक्सफोर्ड के द्वारा वहाँ पर उसमें अध्ययन करने के बाद इसे क्या किया गया था, इसे निकाला गया था। जिसमें क्या था उसे हम लोग देखेंगे। इसमें था कि जो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जो था उसी के सहयोग से कब 2010 में बहुआयामी निर्धनता सूचांक का निर्माण किया गया था। बहुआयामी कहने का मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसे हम MPI के नाम से भी जानते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यही तीव्रता के माप का सबसे उपयुक्त माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 में, निम्नलिखित में से कौन कार्यक्रम भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। तो कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था, IRDP, टाइज्म, NREP, RD, इनमें सभी। तो हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी है। IRDP यह क्या था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, यह शायद 1980 में लाया गया था। फिर ट्राइज्म क्या था, यह ट्राइज्म था, यह जो कहने का मतलब जो ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण करना ही ट्राइज्म था, यह भी 1979 में लाया गया था। NREP के था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम था, यह 1980 में लाया गया था। तो ये टोटल तीनों योजनाओं भारत के ग्रामीण भारत में गरीबी को दूर करने के लिए मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड लाया गया था। नेक्स्ट 37 में देखेंगे, कह रहा भारत में कथन एक में भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, कथन ए। और कथन आर कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। अब नीचे दिए कुट भाषा का सही उत्तर चुनिए। कह रहा ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। बी में कह रहा ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। देखिए ऑप्शन पहला कथन को पढ़िए कि भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। बिल्कुल सही बात है कि जो नगरीय गरीबी है वह ग्रामीण क्षेत्रों की जड़ें, क्योंकि अधिकतम जो संख्या है, जनसंख्या है, वह ग्रामीण क्षेत्र से निकल के शहरों की ओर आ रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के पर्पज़ से हो, चाहे वो कार्य के पर्पज़ से हो, चाहे वह रोजगार के पर्पज़ से हो। उसके बाद दूसरा करा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर। हाँ, यह ग्रामीण स्तर में शिक्षा का स्तर जरूर नीचे है, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि यह इसका ए का आर सही व्याख्या है। तो ऑप्शन बी इसका पर्याप्त हो जाएगा। अगला देखेंगे 38 में, 38 करा अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। यह अंत्योदय कार्यक्रम खासकर
गरीब लोगों के लिए लाया गया था, जो अधिक गरीब हैं, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद के लिए लाया गया था अंत्योदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुटीर ज्योति योजना। कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? तो कुटीर ज्योति योजना का संबंध है ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से था कुटीर ज्योति योजना। नेक्स्ट देखेंगे 40 में कह रहा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो IBRD। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट मुख्यतः IBRD और IDA से मिलकर बना आया। IBRD के अंतर्गत 189 इसमें 189 यहाँ सही 189 सदस्य हैं और IDA में 173 सदस्य हैं। IDA अत्यधिक गरीब लोगों को ऋण देता है और यह विकासशील देशों को IBRD देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में देखेंगे, मानव विकास सूचांक किसने बनाया? कह रहा किसने बनाया। बात की जाए अगर मानव सूचांक का जो है निकाला किसके द्वारा जाता है, तो माप जाता है UNDP के द्वारा, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, लेकिन बनाया गया था अनकैटेड के द्वारा, UNCATAD के द्वारा। हाँ, अगर यह कौन सा अर्थशास्त्री इसे मानव विकास सूचांक को बनाए दिए तो वह थे महबूब उल हक। ये थे अर्थशास्त्री जो बनाए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 में, मानव विकास सूचांक किस अर्थशास्त्री के? देखिए अभी आया गया क्वेश्चन, मानव विकास सूचांक किस अर्थशास्त्री का देन है? वह महबूब उल हक का देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अर्थशास्त्री थे। 43 में है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचांक का हिस्सा नहीं है? अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हिस्सा स्वास्थ्य एवं पोषण बिल्कुल है, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यह भी है, सकल नाम विदेश दर यही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 43 का डी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में देखा जाए, मानव विकास सूचांक HDI का आधार क्या है? तो HDI का स्वास्थ्य एवं शिक्षा का जो जीवन स्तर है यही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आधार है। 45 में देखेंगे, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य। वह पहला राज्य कौन है जिसने राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था? तो वह ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में देखेंगे, 46 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अगर बात की जाए, UNDP के द्वारा अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की पहली बार जारी किया गया था तो वह 1990 में किया गया था। अगर भारत की बात है तो वह अप्रैल 2000 में किया गया। ध्यान में रखेंगे दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में, UNDP का मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो UNDP मानव विकास रिपोर्ट में भारत को मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया। 48 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचांक का माप नहीं है? कौन मानव विकास सूचांक का माप नहीं है? जीवन का प्रत्याशा है, साक्षरता दर है, सकल नामांकन भी है, लेकिन लिंग अनुपात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 में, निम्नलिखित में कौन एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? कौन एक असमानता घटाने का उपाय नहीं? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण, भूमि सुधार। तो 49 का सही हो जाएगा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। यही असमानता घटाने का उपाय नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, महत्वपूर्ण पहलू था भारतीय अर्थव्यवस्था का, उससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रश्न का हल देख लिया। तो अब हम लोग अगले अध्याय में मिलते हैं। तब तक को हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।